नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा, आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के ऊपर है। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो ट्रेडेंट लिमिटेड के ऊपर बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। 5 रुपये 20 पैसे का शेयर था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था ट्रेडेंट लिमिटेड। अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिए वीडियो। एंड ये वीडियो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हो, आपने पहले से निवेश कर रखा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपने नहीं किया है निवेश और करना चाहते हो तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो प्राइस जो मैंने खोल रखा है वो है 23 रुपये 75 पैसे का प्राइस है। अब हम ये देखेंगे कि क्या आपको इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा आपको, मैंने जो अपने तरफ से एनालाइज किया है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप देख के अपना डिसीजन ले सकते हो फ्रेंड्स। सो वीडियो को लास्ट तक में देखिएगा। अगर मैं होता तो मैं ये परचेस करूंगा या नहीं करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम इसमें कंपनी की जो भी इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ हैं वो मैंने निकाल रखे हैं, जो मैं आपको समझाने में इजी होगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम जैसे देख सकते हैं कि कंपनी का आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो माइनस में है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे सपोज़ आपके जो 1 रुपये पे कंपनी कितना रुपया कमा के देती है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी वही है फ्रेंड्स। तो फ़िलहाल वो माइनस में है। एंड प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 40% है। ओके, प्रमोटर होल्डिंग सही है फ्रेंड्स। एंड सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियो है वो कैशा रेशियो, आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप के फर्स्ट से फोर्थ नंबर पे जो है कैशा का मतलब ही होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है बैंकिंग स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हम यहाँ कैशा का जो परसेंटेज देख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वो है 12% का। सो कैसा मतलब करंट एंड सेविंग अकाउंट है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बैंकिंग स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले। बिकॉज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, बैंक के पास एग्जांपल अगर बैंक के पास 100 रुपये डिपॉजिट आता है तो उसमें समझ लीजिए अभी जो बैंक के पास जो रेशियो के हिसाब से 12% ये अकाउंट है। तो जितना ज़्यादा ये बैंक के पास अकाउंट ज़्यादा हो, सेविंग्स एंड करंट अकाउंट, उतना ज़्यादा अच्छा है। वो अच्छा क्यों है फ्रेंड्स? बिकॉज करंट अकाउंट पे बैंक को कोई इंटरेस्ट देना नहीं, पे नहीं करना पड़ता, ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट। एंड सेविंग अकाउंट पे बहुत ही कम इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है। तो उससे क्या है, बैंक को कम इंटरेस्ट पे अगर पैसा मिलेगा तो बैंक मार्केट पे इंटरेस्ट पे अगर पैसा देता, फॉर एग्जांपल अगर बैंक को 4% पे पैसा मिलता है, अगर उसको सेविंग अकाउंट पे 4 या 5% इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंड बाद में मार्केट में अगर बैंक उसको 12% पे लोन देता है, 12% 10% पे लोन देता है, तो बैंक का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और यही अगर बैंक के पास अगर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट कम है, एंड बैंक के पास अगर फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट से ज़्यादा पैसे आते हैं, डिपॉजिट्स आते हैं, तो उससे क्या वहाँ पे इंटरेस्ट बैंक को ज़्यादा पे करना है, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सो उससे क्या रहता है, बैंक की जो प्रॉफिट है उस पर असर पड़ता है। क्योंकि अगर फिक्स्ड डिपॉजिट पे फ्रेंड्स अगर बैंक 8%, 7, 7.5, 8% पेमेंट करता है, एंड मार्केट में अगर 12% पे देता है, तो यहाँ बैंक 4% ही कमाएगा। बट अगर वो उसका पैसा सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट बैंक के पास ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बैंक को ज़्यादा जो पैसा इंटरेस्ट कमा सकेगा। अगर करंट अकाउंट है तो ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट पे करना है, एंड अगर सेविंग अकाउंट है तो 4 से 5% जो इंटरेस्ट रेट है। गवर्नमेंट बैंक जैसे स्टेट बैंक का 3%, 3.5% इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट पे। तो यहाँ क्या, बैंक की प्रॉफिट ज़्यादा होगी। तो हमें वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कैशा। सो यहाँ पे हमने जैसे देखा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो कैशा रेशियो है वो 12 का है, मतलब करंट एंड सेविंग अकाउंट जो 12 है। एंड अब है सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेट एनपीए। नेट एनपीए फ्रेंड्स क्या होता है, ये नेट एनपीए का मतलब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने बाज़ार में 100 रुपये उधार दिए हैं तो उसमें से, इसमें जैसे हम देख रहे हैं बैंक का नेट एनपीए जो है 1.3%, 1.38 एंड 1.3, मतलब ये 1.30 के आसपास ही है। सो इससे क्या पता चल रहा है, बैंक ने अगर बाज़ार में 100 रुपये अगर उधार दिए तो उसमें से 1.3 मतलब 1 रुपये 30 पैसा बैंक का डूब जाता है, जो रिकवर नहीं होता है। तो ये एनपीए जितना कम हो उतना अच्छा है। जैसे एचडीएफसी बैंक में अगर आप एनपीए देखोगे, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 0.30 है। तो मतलब अगर बैंक 100 रुपये बाज़ार में देता है तो 30 पैसे उसमें से
बैंक का रिकवर्ड नहीं होता है। तो एनपीए जितना कम होगा उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता है। अगर एनपीए कम है तो बैंक का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अगर एनपीए ज़्यादा है तो बैंक का प्रॉफिट कम होगा। यहीं पे जैसे सेंट्रल बैंक का अगर आप देखोगे तो उसमें एनपीए 9% 8% के आसपास है। मतलब 100 रुपये अगर बाज़ार में देता है तो उसमें से 8 रुपये डूब ही जाते हैं, मतलब रिकवर्ड नहीं हो पाते। तो एनपीए कम होना ज़रूरी है। फिर सेकंड आता है फ्रेंड्स एनआईएम। एनआईएम क्या होता है फ्रेंड्स? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैंक को जो सेविंग अकाउंट्स से पैसा, फॉर एग्जांपल बैंक को जो पैसा मिलता है, मतलब जो बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल सेविंग, करंट और फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स जो अदर डिपॉजिटर्स बैंक लेती है, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एंड जो बैंक लोन देती है जब मार्केट में, फॉर एग्जांपल अगर बिज़नेस को लोन देती है या कोई रिटेल लोन देती है या फिर पर्सनल लोन देती है, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 1.32 था 5 ईयर का, जो एवरेज है 3 ईयर्स का 1.84 एंड 1 ईयर का 2। तो देख रहे हैं ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये HDFC बैंक का अगर आप देखोगे तो 4.5% के आसपास है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि बैंक को अगर फॉर एग्जांपल, मैं इसको क्लियर समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर बैंक सेविंग अकाउंट्स, रेकरिंग एंड फिक्स डिपॉजिट पे 8 रुपये इंटरेस्ट पे, फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट और ये सब मिला के एक एवरेज आता है बैंक का कि 4 रुपये इंटरेस्ट बैंक पे कर रही है। एंड मार्केट में बैंक फॉर एग्जांपल लोन देती है एंड देने फॉर एग्जांपल 6 रुपये 7 रुपये पे लोन देती है, तो इन दोनों के डिफरेंस का जो आया 3% 2%, वो इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हुआ फ्रेंड्स। तो ये बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कब बढ़ेगा? जब बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स होंगे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है बैंक को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बाज़ार से मतलब पैसे कम इंटरेस्ट रेट पे उठाएगा, तो उसे उतना ज़्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज़ होगी। जैसे IDFC बैंक है, अभी 6.5-7% का इंटरेस्ट रेट देता है सेविंग अकाउंट्स पे। सेविंग अकाउंट पे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता है, जैसे पहले कोटक स्टार्टिंग में करता था। वो क्यों है? ये स्ट्रैटेजी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अकाउंट अपना ओपन करें, फिर जैसे उनके पास कस्टमर बेस बढ़ जाता है तो वो इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम कर देते हैं, जैसे कोटक ने अब किया 5-5.5% कर दिया। तो फ्रेंड्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये होता है, तो वो हम देख रहे हैं कि 2% है, हालांकि ज़्यादा नहीं है, कम से कम 4-4.5% हो तो वो अच्छा रहता है। अब उसके बाद आता है CAR। CAR फ्रेंड्स क्या होता है? CAR एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। जितना ज़्यादा बैंक के पास CAR रहेगा उतना ज़्यादा बैंक रेशियो जितना मेंटेन रखेगा बैंक, उतना ज़्यादा बैंक लोन दे सकता है। बेसिकली ये क्या रहता है? डिपॉजिटर के फंड को सिक्योर रखने के लिए RBI द्वारा एक रेशियो है जो CAR रेशियो जिसे कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसे 9% का रखा गया है कि मिनिमम बैंक को 9% तो CAR रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। बट हमें जो देखना है एटलीस्ट बैंक का अगर 12% से कम CAR रेशियो, तो ये खतरे की घंटी है। बिकॉज फ्रेंड्स अगर बैंक के पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ठीक मात्रा में मेंटेन नहीं रहेगा तो बैंक ज़्यादा लोन नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर ये 9% से नीचे जाता है जो RBI ने डिसाइड किया है, तो उससे क्या है, ये बैंक खतरे में आ सकता है। फिर उससे क्या है, डिपॉजिटर का पैसा खतरे में आता है। उससे बैंक CAR रेशियो मेंटेन करना बैंक को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो CAR रेशियो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं 15 का है, वैसे ही अगर आप HDFC बैंक का देखोगे तो 17.5 और 18% के आसपास है। तो एंड अब कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी फ्रेंड्स क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बैंक को जो भी पैसा मिल रहा है, जो भी पैसा बैंक जो बाज़ार से जो भी पैसा आ रहा है, भले वो सेविंग अकाउंट से आए, करंट अकाउंट से, एंड करंट अकाउंट में जैसे 0 इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स एंड रेकरिंग एंड अदर डिपॉजिट्स से जो भी बैंक को पैसा मिलता है, उस पर जो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब इन सब अकाउंट पे एक जो लाइबिलिटी कितनी बनती, मतलब कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे सेविंग पे 3%, तो फिक्स डिपॉजिट पे फॉर एग्जांपल 8% एंड करंट पे 0,
तो 0% है, तो इस करंट अकाउंट नहीं लेते हैं। फिर अदर जो डिपॉजिट है, रिकरिंग फिक्स्ड हो गया एंड सेविंग अकाउंट्स, तो इन सब का मिला के जो एवरेज आता है तो वो है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब 6.23% पड़ता है। तो एग्जांपल के तौर पे बैंक का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी 6-6.5% के आसपास है, तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। जैसे HDFC बैंक में 4.5-5% का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी है, तो उससे ज़्यादा बैंक प्रॉफिट कर पाएगा। क्यों? अगर यहाँ पे 6 रुपये 6.5%, अगर 100 रुपये पे फॉर एग्जांपल 6.5% बैंक का एवरेज कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी आता है, तो बैंक अगर फॉर एग्जांपल 8% पे अगर होम लोन देता है एंड 12% पे अगर पर्सनल लोन देता है, तो बैंक का 12% पे देने पे 6% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर होम लोन ज़्यादा देता है तो उसका 2% का प्रॉफिट होगा। तो उससे क्या, बैंक को रिटेल लोन थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, जिससे बैंक, अगर यही बैंक अगर 4%, जैसे HDFC के मामले में 4-4.5% है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, तो बैंक अगर होम लोन भी देता है तो 4% का सीधा सीधा बैंक का प्रॉफिट होगा। अब एडवांस ग्रोथ क्या होता है फ्रेंड्स? एडवांस ग्रोथ है कि बैंक फॉर एग्जांपल अगर पिछले साल बैंक ने 100 रुपये का लोन दिया है, तो इस साल बैंक ने 165 रुपये का लोन दिया, मतलब पिछले साल के मुकाबले बैंक ने इस बार अपने लोन में ग्रोथ लाया है, 65% का ग्रोथ लाया है। तो पिछले साल के मुकाबले बैंक ने ग्रोथ किया 65%, जो एक अच्छा माना जाता है। बट हाँ, अगर बैंक के पास अभी जैसे बैंक नया है तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे रहा है। फॉर एग्जांपल पहले बैंक जब बैंक पहले के कंपेयर में अब जब IDFC फर्स्ट बैंक है तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा लोन दे रहा है, इससे ये पता चलता है। तो एडवांस ग्रोथ रेट मतलब यही कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे रहा है। बट ये देखना ज़रूरी है, लोन दे रहा है बट अगर बैंक का NPA ज़्यादा है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा है, कि लोन तो दे रहा है बट वो पैसा फिर डूब जा रहा है। जैसे सेंट्रल बैंक के मामले में 800 रुपये अगर लोन दे रहा है, 8 रुपये उसमें से डूब ही जा रहा है, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो वैसे हमें देखना है कि NPA बैंक का कम हो, ग्रोथ है। आप फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड्स, आप बिज़नेस करते हो एंड आपने आज 100 करोड़ का माल बेचा, हाँ, बट उसमें से बाज़ार से आपने रिकवर ही नहीं कर पाया, उसमें से आपने बाज़ार में आपका जो है 60 करोड़ पैसा डूब ही गया, सिर्फ 40 करोड़ ही आपने रिकवर किया। तो 100 करोड़ जो एग्जांपल आपने माल बेचा उसमें आपका मार्जिन ही है 10% और 40 करोड़ डूब गया, तो आप तो 30 करोड़ नुकसान में हो। तो आप ऐसे देख सकते हो कि हाँ, सेल के मुकाबले आपने अच्छा सेल किया है, आपने ग्रोथ लाई है, बट आपका पैसा रिकवर ही नहीं हुआ। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। एडवांस ग्रोथ के साथ साथ हमें ये देखना जरूरी कि बैंक का वो पैसा रिकवर तो हो रहा है, नेट NPA ज़्यादा तो नहीं है। अब फ्रेंड्स, अब हम इसमें ये देखेंगे कि बैंक ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं अपने आप को एक सस्टेनेबल ग्रोथ, एक प्रॉफिटेबिलिटी के और लाने के लिए। तो हम जैसे देख रहे बैंक ने, जहां बैंक पहले बिजनेसेस को, कॉरपोरेट सेक्टर्स को ज़्यादा लोन देती थी, अब बैंक ने वो सारा ध्यान शिफ्ट करके रिटेल सेक्टर पे, रिटेल लोन्स जैसे पर्सनल लोन व क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर लोन्स जो उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। क्यों फ्रेंड्स? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉरपोरेट को जहां 100 करोड़ का लोन देते हो और वहीं आप एक रिटेल जो रहता है, जैसे रिटेलर जो मतलब जो पर्सनल लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड, उनको अगर 10-10 करोड़ के भी 10 लोन देते हो, तो बैंक यहाँ पे सेफ रहेगा। हालांकि अगर 100 करोड़ अगर वो एक बिजनेस अगर डूब जाता है तो बैंक का पूरा पैसा ही चला गया, बट अगर रिटेल में देता तो बैंक का यहाँ से डाइवर्सिफाइड होता है एंड बैंक ज़्यादा सेफर साइड में रहता है और उसमें इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलता है बैंक को पर्सनल लोन्स एंड अदर लोन्स पे। तो हम जैसे देख सकते हैं मार्च 2018 में बैंक ने 73 करोड़ के आसपास का लोन दिया था, 73,000 करोड़ के आसपास का। उसके बाद बैंक ने ग्रो किया, 10% था, उसके बाद 13% की ग्रोथ आई है। सितंबर 2018 में 75,000 करोड़ के आसपास दिया, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं 1 लाख करोड़ के आसपास दिया। फिर उसके बाद बैंक धीरे धीरे, ये देख रहे हैं रिटेल सेक्टर जो आप देख रहे हैं क्रीम कलर में, वो रिटेल सेक्टर पे धीरे धीरे बैंक ग्रोथ अपनी बढ़ाया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं अब लास्ट 2019 दिसंबर तक बैंक ने 49%, मतलब अगर 100 रुपये एग्जाम्पल बैंक लोन दे रही है तो उसमें 49% बैंक रिटेल लोन्स दे रही है। रिटेल लोन्स मतलब छोटे मोटे लोन्स दे रही है, जिसमें बैंक का डूबने का चांस, मतलब लोन डूबने का चांस कम रहता है, मार्जिन ज़्यादा रहता है। तो बैंक मोस्टली फोकस कर रही है रिटेल लोन्स पर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। एंड अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जैसे बैंक ने अब क्या स्ट्रेटेजी लाया है। बैंक ने जैसे मर्जर होने के बाद, IDFC फर्स्ट बैंक बनने के बाद, बैंक ने अब टारगेट रखा है कि वो जो बैंक ने रखा है, द बैंक प्लान्स टू ग्रो द रिटेल लोन एसेट फ्रॉम 36 करोड़ का जो है मार्च 2018 में जो था, दिसंबर 2018 में जो 36 करोड़ के आसपास था, उसे 100 करोड़ का बैंक ने टारगेट रखा। ये बैंक का टारगेट आने वाले 5 साल में, मतलब 2018 में जो था उसके अकॉर्डिंगली आने वाले 5 साल में बैंक ने ये टारगेट रखा। मतलब 2023 तक बैंक ने मतलब टारगेट रखा है कि 1,000
मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास का बैंक लोन देगी रिटेल में। एंड ये सब बैंक ने कुछ मेजर्स लिए जो आप इसमें पढ़ सकते हो, जिससे वो ग्रोथ। बट ये हालांकि अभी हम बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख नहीं सकते। बैंक ने ये मेजर्स लिया कि वो रिटेल्स इन्वेस्टर्स को, जैसे सिर्फ हम एक देख रहे हैं कि हाँ रिटेल जो लोन्स हैं उनको ज़्यादा बैंक ने बढ़ावा दिया है, वो हम एक ग्रोथ में देख रहे हैं। बट ये जो सेकंड जो देख रहे हैं 36,000 करोड़ से बैंक जो 1 लाख करोड़ के आसपास तक का रिटेल लोन देने का सोचा है, वो बैंक का एक टारगेट है। अब वो अचीव कर पाता है नहीं, वो फ्यूचर ही में हमें पता चलेगा। अब बैंक ने और क्या मतलब मेजर्स लिया है लाइन ऑफ बिजनेस और ये कैपिटल में बैंक ने जैसे स्मॉल जो एमएसएमईज हैं एंड जो स्मॉल बिजनेसेस है उसमें इन सेक्टर्स में इन सेगमेंट्स में लोन देने का सोचा है। जैसे लोन फॉर प्लांट एंड मशीनरी, लोन फॉर ऑफिशियल डिस्प्ले पैनल। ऐसा बैंक ने इसलिए सोचा कि लोन छोटा रहेगा जिससे रिकवरी आसानी से हो सकती है एंड डूबने का चांसेस कम रहे, इसलिए बैंक ने ये ध्यान दिया है। तो बैंक इस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहती है जहाँ पे मतलब और जो बैंक है, जो बड़े बड़े बैंक है जो फोकस नहीं करे उस पर बैंक ज़्यादा मतलब छोटे लोन्स पे ज़्यादा फोकस करना चाह रही है, जिससे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाए। अब हम बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं बैंक का जो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट जो बैंक का हम देख रहे हैं 2015 में -2 करोड़ के आसपास था। उसके बाद 2016 में 466 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 2017 में 1000 करोड़ एंड 2018 में 859 करोड़। तो ग्रोथ फिर थोड़ी कम हो गई। फिर उसके बाद अभी देख रहे हैं -1900 करोड़ के आसपास है, माइनस में नेट लॉस है ये फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिकली। अब इससे मतलब क्या समझ में आता है, आईडीएफसी बैंक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं। तो करंट सिचुएशन के हिसाब से फ्रेंड अगर मैं होता तो अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करता आईडीएफसी बैंक में। बिकॉज फ्रेंड्स आईडीएफसी बैंक में अभी आप देख रहे हो जैसे एनपीए भी 1% के आसपास है, 1.20। तो मेरे को इससे अच्छा एचडीएफसी बैंक में मैं करूँगा निवेश, जहाँ पे एनपीए भी कम है। एंड बैंक की हम देख रहे हैं जैसे करंट एंड सेविंग अकाउंट, जहाँ एचडीएफसी बैंक में 42% है, वहाँ इनके पास अभी 12% ही है करंट एंड सेविंग अकाउंट। तो फ्रेंड्स ये अब रहता है कि बैंक कैसे धीरे धीरे पूरा टर्न अराउंड करता है एंड उसके बाद कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में आता है और कैसे अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ करता है। तो फ्रेंड्स वो फ्यूचर पे है, बट वो एक रिस्की डिसीज़न हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी के हिसाब से आईडीएफसी बैंक अगर मैं होता तो मैं इन्वेस्ट अभी नहीं करूँगा आईडीएफसी बैंक में, बिकॉज अभी बैंक को बहुत चीज़ों पे काम करना है, धीरे धीरे ग्रोथ पकड़नी है। तो फ्रेंड्स जैसे अभी हम इसको रिकैप करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एनपीए भी बैंक का ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी भी ज़्यादा है, जो इंटरेस्ट जो मैंने बताया बैंक 6.23 है। तो ये आप अदर बैंक से कंपेयर करोगे एचडीएफसी बैंक से, तो एचडीएफसी बैंक का कम है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। फिर यहाँ पे सीआर रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी एचडीएफसी में ज़्यादा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी एचडीएफसी के पास ज़्यादा है, 4-4.5%। नेट एनपीए भी एचडीएफसी का 0.33% है। तो फ्रेंड्स कुल मिला के मैं होता तो अभी बाई नहीं करूँगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। एचडीएफसी बैंक मेरे हिसाब से अच्छा है, बट मैंने ये एनालाइज करके बताया, आप अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए फ्रेंड्स। चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। एंड अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो क्या चीज़ की बनाऊँ तो उससे रिलेटेड आप कमेंट करें, मैं उस वीडियो को ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। ओवर एंड आउट। थैंक यू।